गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर अर्धशक्ति बिंदु, आवर्तियां, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था और इस बैंड चौड़ाई का जो डेरिवेशन था बड़ा वाला वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचा हुआ ट्रांसफार्मर। आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सॉल्व करना और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व करना फिर भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ लेना। ट्रांसफार्मर लास्ट टॉपिक जो बच रहा है अपना। देखो आपने सुना होगा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलना या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना, ठीक है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलना या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना। जहां से अपनी प्रत्यावर्ती वोल्टता या जो हमारी वोल्टता आ रही है, ठीक है ना, हमारे घरों तक 220 वोल्ट बन के आ रही है। तो आपने देखा होगा बेटा गलियों के नुक्कड़ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बड़े से, वो 11000 वोल्ट या 33000 वोल्ट को 11000 वोल्ट को 220 वोल्ट या 420 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता की रिक्वायर होती है वो 220 वोल्ट ही है। तो अब जो पीछे से आ रही है, जहां से बन रही है बिजली, वहां से तो ये 11000 वोल्ट या 33000 वोल्ट के रूप में आ रही है, उच्च वोल्टता के रूप में आ रही है। तो उसको कम वोल्टता में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। 11000 को 220 में या 440 वोल्ट में जो कन्वर्ट कर रहा है वो क्या है? युक्ति, डिवाइस, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था। लास्ट में दो कुंडलियों के म्यूचुअल इंडक्शन की बात हुई थी। पहली कुंडली में जब धारा प्रवाहित करें तो दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है, जो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके बेटा। तो अब हम ट्रांसफार्मर की परिभाषा और इसके सिद्धांत की बात करते हैं, फिर इसकी रचना, क्रियाविधि, इसका जो गणितीय सूत्र है कि भाई कैसे हम वोल्टता और धारा में संबंध दिखाएंगे, और उसके बाद इसमें कौन कौन सी हानियां होती है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखें। यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस, जिसकी सहायता से उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदला जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित किया जाता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, जिसको हम पढ़ चुके पहले, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। यह तो इसकी परिभाषा और सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी रचना की, कंस्ट्रक्शन कि कैसे बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए मैं मेन चीजें बता देता हूं। एक तो होती है इसमें नरम लोहे की रॉड, नरम लोहे की रॉड, पटलित रॉड, ठीक है ना, आयताकार होती है। और दूसरा हम फिर इस जो आयताकार रॉड होती है उस पर दो कुंडलियां बनाते हैं, प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली पे जो अपन तांबे की कुंडलियां बनाते हैं, विद्युत रूप तांबे की जो कुंडलियां बनाते हैं, उसमें प्राथमिक कुंडली वो कुंडली होती है जहां से अपन स्रोत को जोड़ते हैं, ठीक है, जहां से हम जो हमारी वोल्टेज जिसको हमें कन्वर्ट करना होता है उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जो कन्वर्ट होकर दूसरी जहां पे हमें जो निर्गत प्राप्त होता है उसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो इसकी रचना कोई टफ नहीं है। इसमें हम आयताकार नरम लोहे की रॉड काम में लेते हैं। रचना में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, ज्यादा नहीं लिखना अपने को रचना। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर
में आयताकार या किसी भी आकार की हो सकती है, आयताकार नरम लोहे की पट्टिका, ठीक है ना, उस टाइप की होती है जिन्हें क्रोड कहते हैं। ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की क्रोड काम में लेते हैं, क्रोड काम में ली जाती है, काम में ली जाती है। नरम लोहे की होती है, ठीक है। नरम लोहे किस लिए ली जाती है? ताकि इससे शैथिल्य हानि जो होती है ना वो कम होती है। पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, 8वें चैप्टर में। ट्रांसफार्मर में आयताकार नरम लोहे की रॉड काम में ली जाती है जो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है तथा इनके बीच कुचालक पदार्थ, ठीक है ना, जैसे कोई कागज का गत्ते टाइप का भरा रहता है, तथा इनके बीच कुचालक पदार्थ भरा जाता है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां बनाई जाती है, दो तांबे की, विद्युत रुद्ध तांबे की कुंडलियां, ठीक है ना, कॉपर की कुंडली होती है, तांबे की कुंडलियां होती है, यह बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर में दो विद्युत रुद्ध तांबे की कुंडलियां होती हैं। पहले को अपन बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी द्वितीय कुंडली। एक होती है प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल। दोनों में फेरों की संख्या अलग अलग होती है, अगर फेरों की संख्या समान रख लेंगे तो ट्रांसफार्मर का काम नहीं करेगा, मतलब उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में नहीं बदलेगा। तो प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है हमारी द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। दोनों में फेरों की संख्या अलग अलग होती है। प्राथमिक कुंडली तो स्रोत से जुड़ी होती है, प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ा जाता है। जो वोल्टता हमें बदलनी है, उच्च को निम्न में या निम्न को उच्च में, इसको हम स्रोत बोलेंगे। स्रोत से जोड़ा जाता है, प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली को लोड वोल्टता से जोड़ा जाता है, जहां से आउटपुट लेना होता है, जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली को लोड वोल्टता से जोड़ा जाता है जहां से हमें आउटपुट लेना होता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी रचना हमने लिखी है। इसका डायग्राम जो है वो क्रिया विधि में ही सीखेंगे, इसका जो प्रैक्टिकल डायग्राम है वही हम पढ़ेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे क्रिया विधि की, देखो आपने ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिख ली, उसकी रचना के बारे में लिख लिया। अब हम बात करेंगे इसकी क्रिया विधि की, ठीक है ना। तो क्रिया विधि बहुत आसान है, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत आना चाहिए, उसके बाद इसकी क्रिया विधि बहुत आसान है। देखो क्रिया विधि, ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि कैसे काम करता है। देखो दो कुंडलियां बना लेते हैं। मैं इसका जो क्रिया विधि वाला जहां से अपने को कुछ सीखना है, प्रैक्टिकल डायग्राम छोड़ देते हैं, ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये प्राथमिक कुंडली और इधर आपकी होती है द्वितीय कुंडली। ये अपना स्रोत जुड़ता है, इधर निर्गत लोड वोल्टेज जोड़ते हैं। इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं Np है और इसमें फेरों की संख्या
ये प्राथमिक कुंडली है और ये इसका प्रतीक चिन्ह है, बीच में ऐसे दो लाइन खींचते हैं, ये अन्योन्य प्रेरण के लिए होता है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक m मान लिया दोनों कुंडलियों के लिए, ठीक है ना। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन वो m है। इसमें फेरों की संख्या np, इसमें फेरों की संख्या ns, ठीक है। मान लो कि प्राथमिक कुंडली में हमने धारा प्रवाहित की है I1 या IP लिख देते हैं, प्राइमरी करंट, और द्वितीय कुंडली में हमने धारा प्रवाहित करी है IS, यहां से हमें जो धारा मिल रही है निर्गत धारा वो IS है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जिसकी वोल्टता का मान Vp हमने आरोपित किया है इसके निवेश पे स्रोत से, और निर्गत पे हमें मिला है Vs। निर्गत वोल्टता आपकी Vs है, ठीक है ना। अब देखो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा Ip प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स का मान 5B, इससे संबद्ध फ्लक्स जो है वो हमने मान लिया 5B। और जब द्वितीय कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है द्वितीय कुंडली में, तो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स भी हमने 5B मान लिया कि दोनों में जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो समान है, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा सा समझना इजी है। दो कुंडलियां, ये प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns, ठीक है। इसमें धारा हमने प्रवाहित करी है Ip, प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करी है Vp। द्वितीय कुंडली में हमारी धारा प्रवाहित हो रही है Is, प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करी है Vs। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है Ip, तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है। या फिर द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है Is, तो प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होना भी अन्योन्य प्रेरण की घटना ही है। मतलब अन्योन्य प्रेरण की घटना के लिए बेटा दो कुंडलियां होना जरूरी है, और ट्रांसफार्मर में वो दोनों होती है। ट्रांसफार्मर में वो दोनों हमें दिख रही है साफ साफ। अब देखो क्रियाविधि लिखते हैं, जब प्राथमिक कुंडली में धारा Ip प्रवाहित की जाती है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा Ip प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा Ip प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जब द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो द्वितीय कुंडली पे जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो हमारा Vs ही होगा, उसका मान Vs के बराबर ही होगा। अतः द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ES बोलेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं ES, जिसका मान Vs के बराबर ही होगा। जिसका मान किसके बराबर होगा बेटा? Vs के बराबर। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस d∅b/dt होता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns, फ्लक्स में परिवर्तन कितना बोला है? ∅b, d∅b/dt, समीकरण संख्या 1। और चूंकि ES का मान Vs के बराबर होगा तो हम इसको Vs भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Vs, ठीक है ना। तो ES और Vs बराबर है, क्योंकि ES बराबर Vs, जो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा वो Vs के बराबर होगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं Vs बराबर माइनस Ns d∅b/dt, समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार जब प्राथमिक कुंडली में या द्वितीय कुंडली में धारा Is प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन ∅p हुआ, तो यहाँ पे भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा Ep,
प्राथमिक कुंडली वाले को हमने किससे निर्देशित किया है? ईपी से, जिसका मान किसके बराबर होना चाहिए? वीपी के बराबर। इसी प्रकार प्राथमिक जब द्वितीय कुंडली में आईएस धारा प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक कुंडली से संबद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अतः प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP, फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही लिखा d∅b/dt, समीकरण संख्या 3। चूंकि EP बराबर VP है तो VP बराबर लिख सकते हैं इसको माइनस NP d∅b/dt, समीकरण संख्या 4। देखो ध्यान से, यह प्राथमिक द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या वोल्टा या प्राथमिक कुंडली से। मैं समीकरण 4 में या समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 2 भाग समीकरण 4, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग, दाहिने पक्ष में दाहिने पक्ष का भाग, Vs बटा Vp बराबर माइनस n बटा माइनस np, माइनस ns बटा माइनस np, माइनस से माइनस कट गया ns बटा np, ns बटा np। और ध्यान से देखो d∅b/dt से कट जाएगा, तो यही समीकरण है Vs बटा Vp बराबर ns बटा np। अर्थात जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली के, उनका अनुपात जो है वो फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यह चीज क्लियर हो गई। अब अपन धारा से, यदि इसमें शक्ति ह्रास शून्य हो, जिस हिसाब से हम वोल्टा आरोपित करें, मान लो उच्च वोल्टा आरोपित करें, निम्न वोल्टा में बदला, बट अगर शक्ति ह्रास शून्य हो, शक्ति ह्रास जो है वो हम देखेंगे 2-3 तरह से। इसमें जो ट्रांसफार्मर की जो हानियां है उसमें हमको कई तरह की हानियां पड़ेंगे, 3-4 हानियां। तो अगर वो ह्रास शून्य है, वो हानियां शून्य है, तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, निवेशी शक्ति बराबर निवेशी शक्ति। यदि ट्रांसफार्मर में शक्ति ह्रास शून्य है, शक्ति ह्रास, ठीक है ना, शक्ति ह्रास शून्य हो तो निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति, निवेशी परिपथ की जो शक्ति होगी वो निर्गत शक्ति के बराबर होगी, आउटपुट शक्ति, निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति को Pi से निर्देशित करेंगे, निर्गत शक्ति को P0 से। शक्ति का सूत्र पढ़ते हैं बेटा, वोल्टा इंटू धारा का गुणनफल V इंटू I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R, जो भी आपको याद हो या जो भी आप काम में लेना चाहें। तो वोल्टा और धारा दी हुई है, एक्चुअल में निवेशी शक्ति होगी आपकी Vp इंटू IP। निवेशी वोल्टा आपकी Vp है, धारा IP है। निर्गत शक्ति निवेशी वोल्टा निर्गत वोल्टा Vs और धारा IS। तो यहां से Vs बटा Vp का मान आया, Vs बटा Vp, मैं Vp को इधर ले गया, IP अपॉन IS, समीकरण संख्या 6। ये आपकी समीकरण संख्या क्या हो गई? 6। ध्यान से देखो बेटा, समीकरण 5 और 6 की तुलना कर लो। यहाँ Vs बटा Vp बराबर NS बटा NP, और Vs बटा Vp को अपन क्या लिख सकते हैं? IP बटा IS। तो तीनों में संबंध आ जाएगा, ये वोल्टा, धारा और फेरों की संख्या, तीनों में संबंध आ जाएगा।
तो ध्यान से देखो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या आएगा आपका सूत्र? समीकरण 5 व 6 से कंबाइन कर दो दोनों को, समीकरण 5 व समीकरण 6 से क्या आगे समीकरण? Vs बटा Vp बराबर Ms बटा Mt बराबर Ip बटा Is, धारा व्युत्क्रमानुपाती रूप में होगी, Ip बटा Is, Ip बटा Is। ये निवेशी परिपथ में थी और ये निर्गत प्राथमिक कुंडली में या द्वितीय कुंडली में, ऐसे समझना। ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना है, इससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। समीकरण संख्या 7। अब आप पढ़ोगे ट्रांसफार्मर के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर, मतलब इसकी क्रियाविधि हमारे पास क्लियर होगी, रचना पढ़ ली हमने, इसकी क्रियाविधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, ट्रांसफार्मर के प्रकार, बहुत इजी होता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। पहला है आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसको अंग्रेजी में याद रखना, अंग्रेजी में याद रखोगे तो इसको सही कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, कंफ्यूज कर दोगे। अपचाई की जगह उच्चाई लिख दोगे, उच्चाई की जगह अपचाई लिख दोगे। उच्चाई को बोलते हैं स्टेप अप, मतलब निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना। उच्चाई ट्रांसफार्मर का काम होता है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलना, स्टेप अप बोलते हैं इसको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। भाई हमारे पास दोनों काम है ट्रांसफार्मर के, निम्न को उच्च वाला भी हो सकता है, उच्च वाला को निम्न में भी बदल सकते हैं अपन, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में भी बदल सकते हैं और निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में भी बदला जा सकता है। तो जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की सहायता से हम क्या करते हैं, निम्न वोल्टता को इसकी सहायता से, उच्चाई ट्रांसफार्मर की सहायता से, इसकी सहायता से निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदला जाता है, इसकी सहायता से निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब निम्न वोल्टता जो Vp है वो लेस देन है Vs से, जो निवेशी वोल्टता है वो निर्गत वोल्टता से कम होती है। Vp का मान Vs से छोटा होता है। अगर Vp का मान Vs से छोटा है तो क्या इस स्थिति में Np इज लेस देन Ns होगा? भैया हमने सूत्र लिखा Vs बटा Vp बराबर Ns बटा Np, ठीक है। तो अगर Vs बड़ा है Vp छोटा है तो Ns बड़ा होगा Np से, और धारा में उल्टा होगा संबंध, इसमें Ip बड़ा होगा Is से। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर की कंडीशन सामने आ गई। उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको क्या करना होगा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। कन्वर्ट हो गया आपका, फेरों की संख्या समान होगी तो वो बदलेगा नहीं, जितना वोल्टता आरोपित करोगे उतनी ही निर्गत में मिलेगी। बट अगर निवेशी परिपथ या बोलो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से कम है तो वो दूसरा पहला प्रकार का ट्रांसफार्मर है उच्चाई ट्रांसफार्मर, वो स्टेप अप मतलब निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलेगा। अर्थात उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होती है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होती है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को बोला जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए क्या करना होगा बेटा, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम लेनी होगी, ठीक है ना। प्राथमिक कम में कम होगी, द्वितीय में ज्यादा होगी। तो ये पहला प्रकार हमने पढ़ा।
दूसरा जो प्रकार है उसको बोला जाता है अपचायी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है ना, पूछ लेते हैं 4 नंबर में, बड़ा क्वेश्चन पूछ लेता है पूरा इसकी क्रियाविधि, रचना, प्रकार। अपचायी ट्रांसफार्मर, देखो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके नाम से ही पता चल रहा है वोल्टा को क्या करना है, कम करना है, मतलब उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में परिवर्तित करता है। स्टेप डाउन का मतलब क्या हुआ, कम करना वोल्टा। तो इसका मतलब हम इसमें परिभाषा में लिखेंगे इसकी सहायता से उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है। निम्न वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है, इसकी सहायता से उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब पहली जो प्राथमिक कुंडली है उसकी जो वोल्टा है Vt, उसका मान Vs से बड़ा होगा, तभी तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर Vp Vs से बड़ा है तो Np की वैल्यू प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। Np > Ns होना चाहिए, और इस स्थिति में धारा जो है Ip वो लेस देन होगी Is से। अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से ज्यादा होती है। आपको यही लिखना है लास्ट में, अर्थात अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से ज्यादा होती है, तभी तो कन्वर्ट करेगा वो उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में। क्लियर हो गया? तो ये 2 प्रकार के हमने ट्रांसफार्मर भी पढ़ लिए। अब हम बात करें बेटा ट्रांसफार्मर की दक्षता की। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, छोटा सा टॉपिक है या उससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछ लेता है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी नीटा से निर्देशित करते हैं। P0/Pi, प्रतिशत में निकालना होता तो 100 से गुणा कर लेते हैं, दक्षता प्रतिशत में ज्ञात की जाती है। निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, जिसे नीटा से निर्देशित किया जाता है P0/Pi × 100%। P0 का सूत्र होता है बेटा निर्गत शक्ति Vs × Is Vp × Ip गुणा 100%, ठीक है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है इस सूत्र को। तो दक्षता को परिभाषित कैसे करेंगे, निर्गत शक्ति व निवेश शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और 100% कोई भी ट्रांसफार्मर दक्ष नहीं होता, कोई भी ट्रांसफार्मर एफिशिएंट नहीं होता, इसलिए उसमें कुछ हानियां होती हैं। ट्रांसफार्मर की हानियां केवल आपको पढ़नी है किताब से, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं कौन कौन सी होती है। पहली लिखिए ताम्र हानि। ट्रांसफार्मर में जो तांबे की कुंडलियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर कुछ लॉस होता है, इस तांबे का लॉस होता है, उसी हम बोलते हैं ताम्र हानि। दूसरा हम पढ़ते हैं शैक्तिल्य हानि। शैक्तिल्य वक्र पढ़ा था ना, शैक्तिल्य हानि। एक पढ़ते हैं हम इसमें इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स क्षीणन के कारण हानि। चुंबकीय फ्लक्स क्षीणन या चुंबकीय फ्लक्स की हानि, ठीक है। ताम्र हानि, शैक्तिल्य हानि, चुंबकीय फ्लक्स की हानि, और एक और होती है इसमें कोई हानि, ठीक है ना। ताम्र हानि हो गई, शैक्तिल्य हानि हो गई,
और अपन जो नरम लोहे की कुंडलियां बनाते हैं या नरम लोहे की जो क्रॉड बनाते हैं उनके बीच कुछ स्पेस होता है, उसके कारण भी इसमें कोई हानि होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये हानियां केवल पढ़ेंगे किताब से, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करना, ये लिख लेना। इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर की रचना, क्रियाविधि, प्रकार, ठीक है, दक्षता, ये सारा डिस्कस कर लिया और ट्रांसफार्मर में आपको इतना ही पढ़ना है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, चौक कुंडली। किताब से आपको उसको पढ़ना है और लिख लेना। चौक कुंडली जो होती है उसका प्रतिरोध अल्प होता है, उसका स्वयं प्रेरण गुणांक मतलब या उसका प्रेरकत्व जो है ना वो अधिक होता है, ठीक है, और प्रेरकत्व अधिक होता है तो उसका एल का मान अधिक होता है, ठीक है ना। और अगर हम उसके कलांतर की बात करेंगे वोल्टा और धारा के लिए, जब एल का मान आर से बहुत ज्यादा होगा तो π/2 का कलांतर होता है और उसका जो शक्ति गुणांक होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कलांतर π/2 है तो cos π/2 शून्य होगा। शक्ति गुणांक को cos फाई से परिभाषित करते हैं हम लोग। तो चौक कुंडली भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक यू।